बच्चों हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने पढ़ लिया था। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी जो है चुंबक की तरह काम करती है और किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है, और इसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा दाब क्या होता है, प्रनोद क्या होता है, और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और ये हमारे 9th क्लास के बच्चे जो आज साथ में पढ़ रहे हैं, भाई इधर भी वीडियो दिखा दें, यहाँ से दिखा ठीक है। ये हमारे 9th क्लास के कुछ होनहार बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और फर्स्ट टर्म के पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। किसी के 75 है, किसी का 72 है, किसी का 60 है, किसी का 40 है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे बच्चा जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, एक कागज की सीट है और उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। जैसे बच्चों दो कागज देना, मुझे कागज एग्जाम्पल देकर बताता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास दो कागज है, कितने कागज है भाई, दो कागज है, ठीक है बच्चों। हमारे पास दो कागज है, दोनों बराबर साइज के कागज है, ठीक है। एक कागज को मैंने क्या किया, मरोड़ दिया, एक कागज को मैंने इस तरीके से मरोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद दूसरे कागज को मैंने ऐसे फैला कर रखा। जब हम दोनों को गिराते हैं नीचे की तरफ, जब हम दोनों नीचे की तरफ गिराते हैं तो बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन गिरता है, सबसे पहले कौन गिरा, मुड़ा हुआ गिरा, जो फैला हुआ था वो गिरा, मुड़ा हुआ जो था वो पहले गिर गया। अब बच्चों मुड़ा हुआ पहले इसलिए गिर गया क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, और जो फैला हुआ उसका क्षेत्रफल क्या है, और ज्यादा क्षेत्रफल होने के कारण जो वायु है उसका प्रतिरोध लगता है, मतलब वायु जो उसको रोकने की कोशिश करता है। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसको वायु जो है ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, और जिसका क्षेत्रफल कम होता है वो आसानी से क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो बच्चों यही रीजन है। तो यही मैंने आंसर में लिखा यहाँ पे, भाई एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद के अपेक्षा अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने के कारण, ये यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने के कारण वायु का प्रतिरोध अधिक लगता है, वायु का प्रतिरोध अधिक लगता है। प्रतिरोध का मतलब वायु जो है ज्यादा से ज्यादा जो दाब लगाता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बल लगाता है। जो सीट फैला होता है उस पे वायु जो है ज्यादा बल लगाता है, इसलिए फैले हुए सीट को गिरने में टाइम लग जाता है। और जो मुड़ा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, उस पे वायु का जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा नहीं होता है और वो आसानी से क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के सवाल जो बच्चों पेपर में कई बार आ चुका है, तो ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। और नहीं आएगा समझ में तो पूछ भी लेना है। तो फिलहाल आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा ये पेपर में कई बार आ चुका है। किसी पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है और क्यों डूब जाती है। जैसे मान लिया हमारे पास एक कागज है, सिंपल कागज है, और एक कागज जो जिसका हमने नाव बना रखा है, दोनों को पानी की सतह पे डाल दिया, तो जो फैला हुआ कागज है तो डूब जाता है, लेकिन जो नाव बना हुआ कागज है कुछ देर तक तैरता ही रहता है। बच्चों ऐसा रीजन क्या कारण है, बस एक ही कारण याद रखना, घनत्व। हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था घनत्व के बारे में। जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा। क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। अगर मान लिया कोई वस्तु है, उस वस्तु के घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी, वस्तु जो पानी के ऊपर तैरेगी। अगर मान लिया कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो घनत्व है पानी के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु है जो डूब जाएगी। बस घनत्व पे याद रखना है, अगर घनत्व ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी, अगर घनत्व कम होगा तो वस्तु जो तैरेगी। बस ये पॉइंट याद रखना है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहाँ पे मैंने यही लिखा है, पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं पानी पर तैरती है, कम घनत्व की वस्तुएं पानी पर तैरती है, और पानी के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं पानी में डूब जाती है। बस ये पॉइंट याद रखना है, और ये सवाल जो है कई बार पेपर में आ चुका है। समझा गया भाई, कब डूबेगा, जब घनत्व ज्यादा होगा, कब तैरेगा, जब घनत्व कम होगा, किसका कम होगा, वस्तु का कम होगा, किससे कम होगा, पानी से, ठीक है। उसके बाद बच्चों देख लो आगे, उत्प्लावकता बल किसे कहते हैं या उत्प्लावकता किसे कहते हैं।
बच्चों इसमें सिंपल याद रखना है, जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबो देना, ठीक है, और उसमें उसे पानी में डुबोने की कोशिश करना, तो ऐसा लगेगा कि पानी जो उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। प्लास्टिक के मग्गे को, स्टील के मग्गे को उल्टा डुबो, उल्टा का मतलब उलट के डुबोना है। जैसे हम उसको उलट के डुबोते हैं तो पानी जो उसको छोड़ने के बाद ऊपर धकेल देता है। घर पे जाना, डुबो के देखना, जैसे हम डुबोएंगे पानी क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ धकेल देता है, फिर वो सीधा हो जाता है, फिर उसमें पानी भर जाता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो पानी जो होता है ऊपर की तरफ बल लगाता है। कहाँ लगाता है? ऊपर की तरफ लगाता है। अब मग जो होता है नीचे की तरफ बल लगाता है, और इसी बल को उत्पालकता बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्पालकता बल कहते हैं, बायोन्सी कहते हैं, इंग्लिश में बायोन्सी कहा जाता है। समझ में आ गया? जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो पानी जो है वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है। पानी जो है वस्तु के ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? उत्पालकता बल कहते हैं। उसके बाद बच्चों देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिख रखे हैं ये सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल जो पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों समझते जाना है। अगला क्वेश्चन है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है? जैसे मान लीजिए ये स्कूल बैग है, ठीक है, ये तो चौड़ी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन अगर मान लीजिए चौड़ी नहीं होती, सिर्फ ये पतली पतली होती, तो हमें उठाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था दाब में कि दाब जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर दाब ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, अगर मान लिया हमारे स्कूल की जो बैग है उसकी पट्टियां जो है पतली है, और जैसे हम उठाएंगे तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और हमारे कंधे में क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा। इसीलिए स्कूल के जो बैग होते हैं उसकी पट्टियां जो है चौड़ी बनाई जाती है ताकि दाब कम लगे और हमारे कंधों में दर्द ना हो। बच्चों अगर आ जाएगा तो ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज्यादा लगेगा। हाँ बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रह गया आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है इसमें से बार बार सवाल जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पता करते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है। ध्यान से देखते जाना बच्चों। भाई ये है हमारा, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है। अगर मान लिया कोई वस्तु है, उस वस्तु को पानी में या तो पूरा डुबो रहे हैं या तो आंशिक रूप का मतलब आधा डुबो रहे हैं, तो जैसे उस वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वस्तु के ऊपर एक बल अनुभव होती है। ठीक है, यानी पानी जो है वस्तु के ऊपर बल लगाता है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था, इसमें पानी क्या कर रहा था? वस्तु के ऊपर बल लगाता है, और इसमें भी क्या कर रहा है? वस्तु के ऊपर बल लग रहा है। ठीक है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज ने यही बताया था, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं या तो पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से, मतलब थोड़े, तो वस्तु के ऊपर है जो पानी बल लगाता है। और इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। और इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है देख लो बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले बच्चों जलयानों और पनडुब्बियों में किया जाता है। ठीक है, जलयानों का मतलब जो जहाज होता है, पानी वाला जो जहाज होता है, उसके अंदर किया जाता है। पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहता है, पनडुब्बी के अंदर किया जाता है। और बच्चों दूध मापी बनाने में, मतलब दूध के शुद्धता को नापने के लिए, देखा हुआ जितने भी दूध डेयरी वाले होते हैं उनके पास एक मशीन होता है, वो देखते हैं कि दूध जो है कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना पानी मिला हुआ है। तो दूध के शुद्धता को नापने के लिए, मिल्क के प्योरिटी को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूध मापी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों हाइड्रोमीटर बनाने में किया जाता है। हाइड्रोमीटर से हमें ये पता चलता है कि हमारे वायुमंडल के अंदर कितनी आर्द्रता, मतलब नमी कितनी है। अगर वायुमंडल की नमी को नापना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो था बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। और अगली क्लास से हमारा चैप्टर चलेगा जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो बच्चों समझ में आ गया? ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगली क्लास में सबको याद करके आना है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। जब तक लिए बच्चों चैप्टर को याद करके आना है। ठीक है, और अगली क्लास में सुनूंगा। ओके।